Hello guys, our next topic is land resource in resource and development. So land resource, it's a very important resource, as we know very well that we perform our all economic activities on this only land resource. कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लैंड पे नहीं होता, बिना लैंड के कोई काम आप नहीं कर सकते. इधर वी आर फोकसिंग ऑन आवर लिविंग और वी आर फोकसिंग ऑन आवर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और व्हाटसएवर इट इज. जो भी रिगार्डिंग एक्टिविटीज वो सारी सारी लैंड रिसोर्स उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए. यहाँ पर देखते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है हमारी बेसिकली उसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे प्लेन है, माउंटेन्स है और प्लेट्यूज है. इसके अलावा आइलैंड्स वगैरह भी हैं. तो ये कुछ इस तरह की फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हमें दिखाई देती हैं. और हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड है पूरा ऑल ओवर, जो पूरा टोटल लैंड ऑफ इंडिया है वो इन चीज़ों में डिवाइडेड है, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और आइलैंड्स वगैरह में. यहाँ पर तीनों को लेकर के हमने बात की है. 43% लैंड जो एरिया है स्पेशली विच कॉन्स्टिट्यूट प्लेन, जो प्लेन का एरिया है वो हमारे 43%, यानी कि 43% एरिया ऑफ इंडिया इज अ प्लेन. ये प्लेन है अपने आप में. 43% एरिया जो है इंडिया का वो प्लेन है. तो प्लेन से हमें क्या बेनिफिट है? प्लेन जो है वो प्रोवाइड्स करता है कि आपको फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटीज देता है? स्पेशली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की. हमने बताया आपको कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लैंड रिसोर्स जरूरत पड़ती है. लैंड रिसोर्स के बिना आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते. चाहे कोई भी काम करना हो उसके लिए जमीन बहुत जरूरी है, लैंड बहुत जरूरी है. सेकंड पॉइंट, माउंटेन्स इज देयर. तो माउंटेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. माउंटेन्स जो अकाउंट्स करते हैं वो 33% है. 30% एरिया ऑफ इंडिया इज माउंटेन्स, कवर्ड विद द माउंटेन्स. ये माउंटेन वाला एरिया है. इसमें इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं आपके. क्या बेनिफिट्स है इसमें? इट एंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. मतलब कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो पेरेनियल्स होती हैं. पेरेनियल्स का मतलब होता है द रिवर्स विच मेंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर उनमें पानी रहता है, उनमें हमेशा पानी बना रहता है, कभी भी पानी उनका सूखता नहीं है, खत्म नहीं होता. तो उनको पेरेनियल फ्लो कह रहा है इसको, क्योंकि कंटिन्यूसली माउंटेन से पानी आता रहता है. जब ड्राई सीजन होता है या समर सीजन होता है, जब रेनी सीजन नहीं होता है, पानी की शॉर्टेज होती है, लेकिन इन रिवर्स में जो रिवर्स माउंटेन से निकल रही होती है उन माउंटेन रिवर्स में तब भी पानी आपको मिलेगा. तो इसलिए कहते हैं पेरेनियल फ्लो, यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, लगातार पानी आता रहता है इन रिवर्स में. तो ये माउंटेन्स की वजह से पॉसिबल हो पाया. अदरवाइज जो सीजन रिवर्स है वो एक टाइम के बाद में ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, उनमें पानी नहीं रह जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माउंटेन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? कुछ फैसिलिटीज करता है टूरिज्म के लिए. आप देखते हो पीपल हु कम फ्रॉम द आउटसाइड जनरली टू विजिट द इंडिया. तो इन दैट टू विजिट द इंडिया स्पेशली दे लाइक माउंटेन एरियाज. दे वांट टू मूव, दे वांट टू विजिट द माउंटेन एरिया स्पेशली, एंड दैट इज टूरिज्म. टूरिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह है हमारे यहाँ, एंड गिव्स अस रेवेन्यू आल्सो. अच्छी खासी इनकम भी हमें इससे मिलती है. एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं अपने आप में टूरिज्म के बाद माउंटेन्स के. क्योंकि माउंटेन्स क्या है बेसिकली, ये सारा एरिया है जो फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज है. तो फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज है, नेचुरल वेजिटेशन काफी दिखाई देती है वहां पर. तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की मेंटेन करने की बात करते हैं, तो माउंटेन उसमें अपने आप में एक पाइवटल रोल परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट है 27% एरिया जो है इंडिया का, दैट इज प्लेट्यू. वो अपने आप में प्लेट्यू रीजन है. प्लेट्यू रीजन जो है वो 27% एरिया कवर करता है इंडिया का. दूसरी फीचर्स है देखिए कि possesses रिच रिजर्व्स. किस बात के रिजर्व्स है? मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, फॉरेस्ट के. ये सारी चीजें आपको इन प्लेट्यूज में भी मिलेंगी. प्लेट्यूज फॉरेस्ट के, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्लेट्यूज भी हमें फॉरेस्ट का गिफ्ट देता है. इसके अलावा मिनरल्स हैं जो जनरली आपको माउंटेन्स में इतने नहीं मिलेंगे जितने कि आपको जो प्लेट्यूज वाला एरिया है वहां मिलेंगे. जैसे छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर का जो बिहार का कुछ एरिया है झारखंड का है. तो ये सारे एरियाज में आपको मिनरल्स वगैरह काफी दिखाई देंगे. मध्य प्रदेश है तो इनमें मिनरल्स काफी मिल जाएगा आपको. फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, ये भी अवेलेबल रहते हैं. तो ये सभी चीजें जो है वो प्लेट्यूज में आसानी से और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहती है. इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे हम प्लेन की बात करें या हम माउंटेन्स की बात करें या हम प्लेट्यूज की बात करें, इन सभी हमारे लिए क्या है और बेनिफिशियल है. एंड समहाउ दे आर गिविंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव. इसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी लैंड यूटिलाइजेशन पे. लैंड यूटिलाइजेशन यानी कि जमीन का कैसे कैसे आप यूटिलाइज करते हो, लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हो. तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए जिनका हम यूज कर रहे हैं इसमें. तो पहला पॉइंट है फॉरेस्ट. आप देखो कि सम एरियाज
विच आर कवर्ड विद द फॉरेस्ट। आपने जैसे माउंटेन्स पढ़ा या प्लेट्यूज पढ़ा, आपने देखा वहां पर फॉरेस्ट वगैरह भी है। इसका प्लेन का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, और ये इकोलॉजिकल इसकी वैल्यू बहुत है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट बात की लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग, कल्टीवेशन मींस फार्मिंग, ऐसी जमीन जो फार्मिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। कैसी जमीन होती है वो जमीन होती है बैरन। कैसी होती है? बैरन। बैरन का मतलब बंजर, ठीक है, अनफर्टाइल भी कह सकते हो आप इसको। बैरन लैंड होती है, अनफर्टाइल लैंड होती है या वेस्ट लैंड होती है जिसको हम यूज नहीं कर रहे, जिसको हम यूज नहीं कर रहे वो। बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, ठीक है। तो ये वहां है जहां पर विच इज नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस जमीन को हम कहते हैं बैरन या वेस्ट लैंड। इसके अलावा और भी जमीन हो सकती है जो कल्टीवेशन के लिए ना हो। कैसे हो सकती है? वो एरिया जो हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं? रेजिडेंशियल, यानी कि रहने के लिए। अगर आप कहीं रह रहे हो तो आप खेती नहीं कर सकते, मकान बना हुआ होगा आपका, तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो उस जमीन को, तो वो भी खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। रेजिडेंशियल खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर आप रहते हैं वो भी नहीं मिलेगी। कॉलोनी बनी हुई है, रोड वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, तो वो सारी जमीन कैसी है? वो सारी जमीन कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो रही है, फार्मिंग के लिए यूज नहीं हो रही है। किसके लिए यूज हो रही है? वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रही है, या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, या रोड के लिए यूज हो रही है। तो इस तरह से लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दूसरा यूज ये है। तीसरा यूटिलाइजेशन है वो लैंड का हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, ऐसी जमीन है बहुत सारी जो कल्टीवेट नहीं की जा रही है, इसमें फैलो लैंड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फैलो लैंड एक बताता हूं मैं बाद में क्या होता है फैलो लैंड्स में। अभी जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रही, इससे वही इंडस्ट्रीज वगैरह वाली सारी लैंड्स के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है? ये दो तरह की लैंड होती है, एक है करंट फैलो लैंड और दूसरी है अदर देन करंट फैलो लैंड। जो करंट फैलो लैंड है, पहले तो फैलो लैंड समझिए क्या होता है। फैलो लैंड इज द लैंड व्हिच इज कल्टीवेटेड वंस इन 2 और 3 इयर्स, 2 या 3 साल में अगर कोई लैंड एक बार कल्टीवेट की जाती है तो उसे हम फैलो लैंड कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे टाइम में क्या करते हैं, बाकी टाइम में उसको गिव अप कर दिया जाता है। इट इज लेफ्ट फॉर रीगेनिंग इट्स फर्टिलिटी, अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए इस लैंड को बाद में हम छोड़ देते हैं। इसे केवल 2 या 3 साल के अंदर एक बार ही कल्टीवेट करते हैं, बाकी इसको टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसे कहते हैं फैलो लैंड्स। तो फैलो लैंड्स दो तरह की है, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड जो है उसमें 1 या 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर या लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर है ये, एग्रीकल्चर ईयर। इससे कम में अगर कोई छोड़ा हुआ टाइम है, इसने एक बार आपने कल्टीवेट किया हुआ है, तो ये कहलाएगी फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड। और अदर देन करंट फैलो लैंड जो है वो इस तरह से है कि ये 1 to 5 इयर्स, 1 से 5 साल का जो टाइम है, इतने समय के लिए आपको उसको छोड़ना होगा। यानी कि यू हैव लेफ्ट द लैंड 1 to 5 इयर्स, यानी यू आर नॉट ग्रोइंग एनीथिंग ऑन दिस लैंड। इस जमीन पर आप कुछ भी उगा नहीं रहे, फार्मिंग नहीं कर रहे, खेती नहीं कर रहे। 1 से 5 साल तक आपने कोई खेती नहीं करी। अगर आपने ऐसी जमीन है आपके पास तो वो कहलाएगी अदर देन करंट फैलो लैंड। और करंट फैलो लैंड वो है जो केवल 1 साल या 1 साल से कम के लिए आप उसे छोड़ देते हो। यू आर लीविंग द लैंड टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए आप छोड़ देते हो उसे, बाद में फिर आप उसमें खेती कर लेते हो, तो उसे कहते हैं फैलो लैंड। यानी कि ये रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड नहीं है। इसके बाद आता है नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया जो है ये अपने आप में रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड है, रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, ये रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि लगातार इसको कंटिन्यूअसली हम कल्टीवेट कर रहे हैं, इसमें खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। इसे हम फैलो लैंड की तरह छोड़ते नहीं है कि एक बार कल्टीवेट कर दिया फिर छोड़ दिया हमने, या किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लगातार खेती के लिए ही यूज हो रही है और हर सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसको टिल किया जाता है। तो उसे कहते हैं नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया इज अ रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है, जिसपे लगातार खेती की जा रही है। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ऐसा एरिया जोड़ देते हैं जो सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं जो हम 1 साल में एक एग्रीकल्चर सीजन में 1 से ज्यादा बार कल्टीवेट कर देते हैं। तो अगर हम एक एग्रीकल्चर सीजन में 1 से ज्यादा बार कल्टीवेट कर लेते हैं किसी लैंड को, उस लैंड को और नेट सॉन एरिया, दोनों लैंड को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमें? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिलता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारे पास कितना है? 54%।
54% एरिया जो है इंडिया का दैट इज अंडर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इतने के अंडर में। और नेट सोन एरिया जनरली आपको डेटा मिल जाएगा बुक के अंदर, इसमें लिखा हुआ 46% लगभग अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स 46% जो लैंड है अप्रोक्स, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 46% जो लैंड है दैट इज अ नेट सोन एरिया। और जब इसमें हम ये एरिया जोड़ देते हैं जो एक साल से कम एग्रीकल्चर सीजन जो है, एक एग्रीकल्चर सीजन या उससे कम एग्रीकल्चर सीजन में एक से ज्यादा बार कल्टीवेट किया गया, उसको दोनों को हम मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ये हमारे पास कितना है 54% है। इस तरह से लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं कि लैंड को कई पोर्शंस में हम बांट रखा है, यानी कई चीजों के लिए हम यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लैंड फॉरेस्ट के लिए यूज हो रही है, कुछ ऐसी लैंड भी है जो कि अवेलेबल है लेकिन कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसको ये बैरन है या वेस्टलैंड वगैरह है, फार्मिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, ये हम रेजिडेंशियल पर्पस किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं इसे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसमें हम फैलो लैंड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये और पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, कॉलोनीज के लिए और पर्पस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसका फैलो लैंड ऐसी लैंड है जो 2 से 3 साल के अंदर केवल एक बार कल्टीवेट की जाती है। फैलो लैंड इज द लैंड व्हिच इज कल्टीवेटेड वंस इन 2 to 3 years, जो 2 से 3 साल के बीच में या 2 से 5 साल के बीच में एक बार कल्टीवेट की जाती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है अब जाकर इन्होंने, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड में 1 ईयर है या लेस देन 1 ईयर है, अगर उसमें कल्टीवेट किया गया है, सॉरी उतने टाइम के लिए छोड़ दिया गया है तो कहलाएगा करंट फैलो लैंड। और अगर 1 to 5 years के लिए छोड़ दिया गया है, इट इज लेफ्ट टू 1 to 5 years टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, तो ये कहलाएगा अदर देन करंट फैलो लैंड। इसका नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया जो है वो रेगुलरली कल्टीवेटेड लैंड है, ऐसी जमीन जो लगातार कंटिन्यूअसली इसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, खेती उसमें कर रहे हैं। कुछ ऐसी जमीनें हैं जो एक एग्रीकल्चर सीजन में हम एक से ज्यादा बार कल्टीवेट कर लेते हैं, अगर इन दोनों लैंड को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो 54% हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है। और नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो नेट सोन एरिया हमारे पास कितना है 46% लैंड, जो 46% एरिया है दैट इज द नेट सोन एरिया इन इंडिया स्पेशली। इसके बाद आती है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया